नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ मैथ सेक्शन के एलडीसी, यूडीसी एवं असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के आधार पर उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, फॉर्मूला एवं क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो 2 दिन बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही सबसे पहले हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जहां से आपके सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूला है जिसे आप याद रख करके एग्जाम में जा सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही उस फॉर्मूला को यूज करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में आपसे डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही आपसे एचसीएफ, एलसीएम, इस दोनों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे नॉर्मल नंबर के बेस पर भी होता है और दूसरा पीवाईक्यू के फॉर्म में भी जो नंबर होते हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इसमें नंबर के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, नंबर के प्रॉपर्टीज। तो आप जब भी यदि बुक रिवीजन करना चाहते हैं एक दिन में, तो नंबर सिस्टम को जरूर अच्छे से देखें, वहां पर ये तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट होगा। इससे रिलेटेड आपके सामने अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आएंगे। दूसरा टॉपिक देखें तो सिंप्लीफिकेशन आपके एग्जाम में अच्छा योगदान करता है। इसमें आपको एक तो बोर्ड मास, और ये बोर्ड मास क्या होता है अब से कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा आगे। दूसरा सर्ड्स, नेक्स्ट डेसिमल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसमें फ्रैक्शन से भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये थे हमारे सिंप्लीफिकेशन के कुछ पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट देखें तो परसेंटेज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ाई करें। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा इसमें इंटरेस्ट, तीसरा इसमें ओवरऑल परसेंटेज का यूज, यानी यूज ऑफ परसेंटेज। तो ये तीन इसके मुख्य पॉइंट्स हैं जहां से परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला जो पॉइंट मिलेगा वो होगा कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस के साथ होगा सेलिंग प्राइस। जब भी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगा, सेलिंग प्राइस देखने को मिलेगा, तो पक्का इसमें डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर मिलेगा। तो ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी SI एंड CI। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और इसमें दोनों में रिलेशन किसमें, तो SI एंड CI, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं और दोनों में रिलेशन क्या है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इस चैप्टर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद यहां पर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट जो 7th टॉपिक आपका पूछा जाएगा वो होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में
2-3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला इफिशियंसी यानी दक्षता, साथ ही आपको पाइप और टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, टाइम एंड वर्क से। नेक्स्ट हमारा 8th टॉपिक जो होगा वो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। यहां से आपको ट्रेन से संबंधित, बोट से संबंधित, इसके बाद रिलेटिव स्पीड, ये 3 चीजें आपको यहां से देखने को मिलेंगे टाइम एंड स्पीड से। इन सब में महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो भी यूज में आने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स में पॉइंट्स आएंगे, वो सब हम आगे डील करेंगे। नेक्स्ट 9th जो हमारा अलजेब्रा का टॉपिक होगा, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन, साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहाँ आइडेंटिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट महत्वपूर्ण में जो 10th टॉपिक होगा हमारा, 10th टॉपिक जो हमारा है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। मेंसुरेशन में आपको यहाँ पर काफी वाइड एरिया होता है, इसमें आपको क्षेत्रफल से संबंधित पूछे जाएंगे क्वेश्चन। क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप इत्यादि पूछे जाएंगे। अब क्षेत्रफल किसका, आयतन किसका, परिमाप किसका, तो इसमें आपको स्क्वायर यानी वर्ग से रिलेटेड भी, उसके बाद आयत से रिलेटेड, फिर इसके बाद इसमें वृत्त के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसमें शंकु हो सकते हैं और गोला हो सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवश्य ही देख के जाने चाहिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसके लिए आपको सिर्फ महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद रखने होते हैं। आप किसी बुक को रेफरेंस में लेकर करना चाहते हैं वहां से कर ले, या नहीं तो अभी आपके सामने इसके फैकल्टी इसे डील करेंगे और कुछ फॉर्मूला आप देखेंगे उनके साथ, जो कि इस सारे टॉपिक को डील करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आइए अब देखते हैं इन टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला और तथ्यों को, जिसमें सबसे पहला हमारा है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहला जो और सबसे महत्वपूर्ण रूल है बॉडमास रूल, जैसा कि आपने पहले देखा था। बॉडमास रूल है क्या, बॉडमास रूल स्टैंड क्या करता है? बॉडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और आप जानते हैं कि ब्रैकेट 3 तरीके का होता है, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तीनों को ऐसे क्लोज करके सबसे पहले जब भी कभी किसी एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग फॉर्मूला फंक्शंस रहेंगे या ब्रैकेट रहेंगे, तो सबसे पहले हमें लार्ज ब्रैकेट का यूज करना है, उसके अंदर जो भी नंबर्स रहेंगे उसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट अगर रहेगा उसमें तो उसको सॉल्व करना है। देन सबसे लास्ट में हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ओ मीन्स ऑफ, मतलब आप हिंदी में देखते का यूज किया रहता है जहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देन डी मतलब डिवाइड, जानते हैं आप। एम मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ए मतलब एडिशन, एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी नंबर ऐड करने के लिए रहेगा। फिर एस मतलब सब्सट्रैक्शन, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको। बॉडमास रूल यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला हम देखते हैं कुछ इसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ अलजेब्रिक बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये, लेकिन आपको याद रखने हैं, बहुत काम की चीज़ें ये। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे एक होता है a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस माइनस 2ab। इसमें यही कंफ्यूजन है कि एक प्लस का होता है, जो स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे वो दोनों प्लस के होंगे, और ए बी मल्टीप्लाई के टर्म जो दोनों होंगे वो 2 के साथ माइनस में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखने की, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि बंदा सारा माइनस में कर देते हैं। तो ये एक आपको बी स्क्वायर का टर्म भी प्लस में रहेगा और 2ab माइनस हो जाएगा बस। इसके बाद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों टर्म के स्क्वायर का माइनस क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जो दो टर्म्स रहेंगे उसका एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है दोनों टर्म्स को, और मल्टीप्लाई करना है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
इसके बाद इसमें क्यूब का भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये तो स्क्वायर टर्म्स है, जब क्यूब में टर्म लो 3 बार करना है मल्टीप्लाई, तब क्या होगा, तो a की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपने नोट करा यहाँ पे कि जो दो नंबर्स आपको दिए रहेंगे जिनका सम का क्यूब आपसे पूछा जाएगा, तो दोनों नंबर्स का क्यूब करेंगे हम अलग अलग और प्लस करेंगे, फिर प्लस 3 इंटू में एक बार एक नंबर का स्क्वायर इंटू दूसरा नंबर, और देन सेकेंड टाइम दूसरे नंबर का स्क्वायर और वो एक नंबर और 3 से मल्टीप्लाई करके बाकी सबका सम करेंगे। तो वो हमारा जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, वो a प्लस बी का होल क्यूब का आएगा, दो नंबर्स के सम का क्यूब का आएगा। वैसे a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें भी एक टर्म प्लस का होता है, क्यूब वाले दोनों टर्म माइनस होंगे और एक जो ए बी स्क्वायर है वो प्लस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूट से, जैसे दो नंबर दिए हुए ए और बी, इनका ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछ लिया जाए कि ज्योमेट्रिक मीन, अगर दो संख्या कोई दिया उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंकगणितीय माध्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अंडर रूट ए बी, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर। लाइक आपको दे दे कि 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो 2 और 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नंबर सिस्टम से, सेकंड हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में, अर्थमेटिक के हिसाब से नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत काम की टॉपिक है ये। इसमें आपको हम देखेंगे एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है कि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि 2 और 4 का एलसीएम बताओ या 2 और 4 का एचसीएफ बताओ। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, दोनों के संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या जो ये फॉर्मूला बनता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम मान लेते हैं कि ए और बी हमारा नंबर है, तो ए और बी का जो मल्टीप्लाई होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, सपोज करो कोई भी हमारा नंबर है, जैसे 8 और 12 हमने दो नंबर ले लिए कि 8 और 12 हमारा दो नंबर है। अब 8 और 12 का आपको पता है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वैसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए और छोटा हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की 8 और 12 से कटने वाले, 8 से और 12 से कटने वाले सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 8 से जो कटेगी और 12 से वो 24 आएगा, तो 24 इसका एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या जिससे भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए, तो क्या 8 4 से कटेगा और 12 भी 4 से कटेगा, तो 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब आप एक चीज देख रहे हो कि 24 इंटू 4 भी 96 होता है और 12 इंटू 8 भी 96 होता है। तो यही है इसका फॉर्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी ये 4 टर्म्स हो गए, दो तो नंबर्स हो गए और 2 टर्म्स हमारे एचसीएफ एलसीएम हो गए। तो इन 4 में से हो सकता है कि कोई भी एक टर्म मिसिंग करके 3 टर्म हमें दे देगा और चौथा टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा। तो इस पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम इसमें, इस नंबर सिस्टम के अंदर एक डिविजिबिलिटी रूल्स आता है। डिविजिबिलिटी रूल्स बोले तो विभाज्यता का नियम, जो आपने पढ़ा भी होगा, लाइक कि 2 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 3 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 4 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 5 से होने का क्या होता है। 2 से तो आपको पता है कि वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा, जो भी संख्या के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होंगे वो सारे संख्या 2 से डिवाइड होंगे। 3 से आपको पता ही है कि अगर उन नंबर्स के डिजिट का सम, नंबर्स के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगा। अब देखो हम बोल सकते हैं कि 27 है भाई, ये तो हमें पता है कि 3 से कट रही है, या 33 है 3 से कट, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या दी जाए, सब सपोज करो हमें दे दिया 6 4 5 6 9, अब इसको हमें बोल रहा है कि 3 से डिवाइड है, इन्हें बताओ, तो हम कैसे करेंगे। अब 3 से अगर हम भाग लगाएं कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सीधा सिंपल सा हमें देखना है कि 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9
30। क्या 30 3 से डिवाइड है? हाँ है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। सिंपल सा ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे 4 के रूल में क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो संख्या होगी, जो नंबर्स होंगे, जो डिजिट होंगे, वो अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या भी डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल आप हम देख लेते हैं कि मान लो कि 1728 कोई संख्या है, ये हमें नहीं पता कि ये 4 से डिवाइड, इसको हमें चेक करना है। कैसे करेंगे? तो सिर्फ हम ये चेक करेंगे ये जो 28 है क्या 4 से डिवाइड है। अगर 28 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो 28 4 सकते हैं, 4 7 या 28 कट जाती है, तो ये संख्या 1728 भी 4 से डिवाइड है। ये सारे रूल आपको ध्यान रखने हैं। 5 का आपको पता ही है कि लास्ट अंक यूनिट डिजिट 5 होगा या 0 होगा तो 5 से कट जाएगा। 6 का है कि वो संख्या 6 से कट जाएंगे जो 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे। तो 2 और 3 से कटने का क्या रूल है कि डबल रूल फॉलो होगा इसके अंदर कि यूनिट प्लेस पे 2 इवन नंबर भी होने चाहिए और 3 से मतलब सम उसका 3 से कटने वाला होना चाहिए। ऐसा ही है। 8 से कटने के क्या रूल है कि यूनिट टेंस और 100 इन तीनों प्लेस पे जो डिजिट होंगे वो 8 से कटने चाहिए। लाइक जैसे एक एग्जांपल देख के हम देख लेते हैं 1 2 9 8 7 2। ये एक संख्या मैंने लिखा, अपने मन से मैंने लिखा है। इसमें हम ये 3 संख्या देखेंगे, 3 जो लास्ट के 3 डिजिट वाले हैं यूनिट पे, टेंस पे और 100 प्लेस पे जो भी डिजिट है उसका हम चेक करेंगे क्या ये 8 से मतलब 878 अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 129872 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं तो ये 109 आ जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो रहा है 8 से, तो 129872 भी 8 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से और भी आगे इतना भी आएगा नहीं आपके इसमें, वो जो बाकी है ये बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, एक बार लुकआउट जरूर करना है इन सबको। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर टॉपिक के अंदर इसका यूज होता है, परसेंटेज। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं, कोई टॉपिक नहीं जिसमें परसेंटेज का यूज नहीं होता, और परसेंटेज का यूज करके आप बड़े से बड़े सवालों को छोटे एकदम मतलब सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज पे अच्छा कमांड है तो। परसेंटेज का मतलब क्या है? सेंट का मतलब क्या होता है? 100 और पर का मतलब क्या होता है? 1। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 100 में से कोई चीज कितना है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। अगर किसी ने बोला 5%, 5% का मतलब होगा कि भाई 5/100, 100 में से कोई चीज 5 है उसको हम 5% बोलेंगे। अगर हमें किसी ने बोल दिया 20%, तो 20% का मतलब हो गया 100 में से कोई चीज 20 के बारे में बात कर रहा है, 100 के अंदर 20 है। तो ये तो इसका बेसिक हो गया कि आपको की परसेंटेज क्या होता है। हम इसको निकालेंगे कैसे? मान लो किसी भी चीज का हमें दे दे कि 100 का 20 कितना परसेंटेज है, मान लो हमसे यही पूछ दे कि 20 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, कैसे निकालोगे? तो जिसके बारे में हमें पूछे, जो पार्ट्स जो संख्या पूछेगा वो हमें ऊपर रखना है। टोटल जो रहे, जैसे यहाँ पे 20 के बारे में हमसे बात कर रहा है और 100 में से पूछ रहा है, 100 टोटल है हमारा, तो 100 को हम नीचे रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा और 20% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लो आपसे ये बोल दे कि 30 500 का कितना परसेंट है, 30 500 का कितना है, किसके बारे में बात कर रहा है? 30 के बारे में बात कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? 500 से। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने बताया भी आपको कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 20 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 6 या 30, मतलब ये 6% आ गया। 30 जो है 500 का 6% है। इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं ज़्यादा डीप में आपको लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है, एक दिन का टाइम है, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इससे टॉपिक से। नेक्स्ट इसमें जो एक क्वेश्चन बनेगा, परसेंटेज चेंज के बारे में कई बार पूछते हैं कि परसेंटेज चेंज कितना होगा। सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे कोई चीज मेरे पास 70 था, 70 से 80 हो गया, अब ये चेंज हो रहा है ना, 10 बढ़ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है कि नया कितना बन रहा है। लाइक आपको नया कितना, देखो 80 बन रहा है, तो 80 में से हम 70 माइनस करेंगे, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे अपॉन में कंपैरिजन जिससे होगा। अगर हमें ये बोल रहा है कि कितना बढ़ गया, जैसे 70 से, आप एग्जांपल आप पे ध्यान देना आप कि 70 से 80 हो गया, वो बोला कि कितना बढ़ गया, तो बढ़ने का मतलब कि कंपेयर हमसे किससे कर रहा है? 70 से कर रहा है, तो इसमें ओल्ड आ जाएगा।
ठीक है। अगर कंपेयर नीचे से कि कितना कम हो रहा है और घटेगा, तो ये चीज आपको देखना है कि किससे कंपेयर कर रहा है। पुराने वाले से करेगा तो पुराना वाला रखेंगे, अगर नए वाले से करेगा तो नए वाले रखेंगे, और इनटू में 100। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। किससे हो रहा है कि 70 से 80 कितना बढ़ गया, कितना परसेंटेज बढ़ गया, तो 70 से कंपेयर कर रहा है। और परसेंटेज के लिए हमेशा आपको 100 से मल्टीप्लाई करना, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए। 100/7, 100/7 का मतलब होता है 14 2/7 परसेंटेज। ये सब कुछ याद भी रखने पड़ेंगे आपको, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको याद हो जाएंगे। परसेंटेज चेंज के बाद एक टर्म आता है इसके अंदर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव मतलब कि क्रमिक, लगातार। जैसे कि एक 10% का चेंज हो गया, फिर मान लो 20% का हो गया, फिर हो सकता है 5% का हो। तो इस टाइप से, जैसे हम डिस्काउंट में भी ये चीज पढ़ेंगे, डिस्काउंट में भी ये आता है कि 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% दिया, इस टाइप से। तो जब भी कभी ऐसा है तो देखो, अगर डिस्काउंट टर्म यूज ना करें, डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट एक निगेटिव टर्म है, तो डिस्काउंट के साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाते हैं। ठीक है। ओवरऑल जो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है, सक्सेसिव चेंज परसेंटेज, इसका जो फॉर्मूला है ये है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। नॉर्मल अगर आपसे पूछे कि कोई संख्या है उसमें 10% का पहले चेंज हुआ, फिर 20% बढ़ा दिया, मतलब बढ़ाने की बात करें, बढ़ाना मतलब पॉजिटिव, अगर घटाने की बात करेगा तो नेगेटिव। तो ये आपको प्लस माइनस का एक ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं ओवरऑल फॉर्मूला आपको बता दिया, तो वो प्लस माइनस करके भी मैं बता सकता था आपको। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि पहले घटा दिया, लाइक तो ए पहले बढ़ा दिया कि 10%, एक 100 एक संख्या है, उसको पहले 10% से बढ़ा दिया, फिर उसमें 20% का कमी कर दिया, तो कमी का मतलब नेगेटिव, माइनस हो जाएगा। तो ए बढ़ाया 10% प्लस रहेगा, बी माइनस का रहेगा, माइनस 20%। ठीक है, ये 10% पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10 इंटू का -20/100, ऐसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो अब ये प्लस माइनस, आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10 - 20 माइनस ये 0 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे 2। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो उतना हमारा उस संख्या में कमी या बढ़ोतरी आ जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो संख्या में ओवरऑल कमी हो जाएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगा। इसी तरीके से जब डिस्काउंट की बात आएगा, तो चूंकि डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है, तो डिस्काउंट में दोनों केस में माइनस आएंगे उसके साथ में, और ओवरऑल वो माइनस कॉमन आके फिर वो उसको सॉल्व आउट करेंगे। अगले टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये सब कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अर्थमेटिक के अंदर बहुत ही ज्यादा ध्यान देके करना है, आपको आने चाहिए, इसके बेसिक्स तो आने ही चाहिए। रेशियो का क्या मतलब है, रेशियो मतलब A/B। जब दो संख्या में हम कभी कंपैरिजन करते हैं तो वो रेशियो होता है, और उसी में जब दो फ्रैक्शन के अंदर कंपैरिजन करते हैं, A/B, A/B का क्या मतलब होता है, A/B। ठीक है, इसी में हम दो फ्रैक्शन के अंदर या चार नंबर के अंदर जब कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें एक प्रोपोर्शनेट का ये साइन होता है। ये जब दो डॉट होते हैं उसको रेशियो बोलते हैं, चार डॉट को प्रोपोर्शनेट बोलते हैं, और यही A/B प्रोपोर्शन C/D। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/B मतलब A/B प्रोपोर्शनेट C/D। सॉल्व करेंगे इसको तो इस तरीके से करेंगे, और आपको पता है कि दोनों क्रॉस आपस में होंगे तो AD = BC होंगे। ठीक है, इसमें यही होता है कि बाहर बाहर वाला मल्टीप्लाई, अगर शॉर्टकट में देखें तो बाहर बाहर पर मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, तो वही AD = BC, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। इसी में एक रेशियो के अंदर एक पार्टनरशिप चैप्टर भी आता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो पार्टनरशिप में जो शेयर बढ़ता है, इसमें ये बोला कि कोई दो लोग हैं जिन्होंने व्यापार स्टार्ट करा, कुछ भी करा, ए और बी मान लो चलते हैं। इन्होंने व्यापार स्टार्ट करा, कुछ पूंजी इसने लगाया, कुछ पूंजी इसने लगाया, कुछ टाइम के लिए इसने अपना धन रखा, कुछ टाइम के लिए इसने रखा, या 1 साल के लिए रखा। कई बार समय अलग भी होता है, कई बार वो जैसे क्वेश्चन का जैसे चेंज करेंगे उस हिसाब से आएगा। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि दोनों ने अपना कुछ पूंजी लगाया, हो सकता है इक्वल अमाउंट भी लगाया, हो सकता है कम ज्यादा भी लगाए, टाइम कम भी हो सकता है, टाइम बराबर भी हो सकता है, टाइम ज्यादा भी हो सकता है किसी एक का। तो इसमें जो हम शेयर निकालते हैं, शेयर कैसे बटेगा, प्रॉफिट शेयर कैसे बटेगा, तो इसमें जब हम करते हैं तो प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसने इन्वेस्ट कितना करा है, किस बंदे ने कितना इन्वेस्ट करा है,
और कितना टाइम दिया उसको मल्टीप्लाई करके हम रेशियो निकालते हैं। अगले स्लाइड में मैं इसका एक क्वेश्चन से आपको बताता हूँ। सपोज करो ए ने 100 रुपये लगाए 1 साल के लिए, ठीक है, और बी ने 500 रुपये उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसने भी 1 साल के लिए ही करे। तो जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में इनका जो शेयर बटेगा, प्रॉफिट शेयर कैसे बटेगा भाई, कुछ तो बांटोगे ना किसी रूल के। ये थोड़ी होगा कि भाई तूने 100 रुपये लगाए थे तो तुम 100 रुपये ले लो और तुमने 500 लगाए थे तो तुम ले लो। उस हिसाब तो कुछ ना कुछ तो रेशियो बनेगा ना, कुछ तो टर्म के अकॉर्डिंग बटेगा ना। तो प्रॉफिट शेयर कैसे बढ़ता है कि इन्वेस्टमेंट इतने कितने करा, 100 रुपये का, मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम इसका 1 साल है, दोनों का टाइम इक्वल हो तो आप उसको हटा भी सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो। इक्वल्स टू या रेशियो, ये इसका 5 है, 5 इंटू 1, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 1 इंटू 1 कितना, 1, 1:5। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 1:5 में बटेगा। सपोज करो इस बिजनेस के अंदर जिसमें इसने पैसे लगाए उसमें प्रॉफिट हो गया 120 रुपए का, 120 रुपए का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना हो रहा है, 6 रुपए का। तो ये जो 120 रुपए है ये 6 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो गया भाई, 6 को हम 20 डिवाइड लगे, 6 दूनी 12, 20 के बराबर हो गया। तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 20 रुपये मिलेगा, और इसको जो मिलेगा 20 पंचे 100 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ भी देखो, इसने 100 रुपये लगाए थे, इसने 500 लगाए थे, इसने 5 गुना पैसा लगाया था, इसको 5 गुना प्रॉफिट में मिला है। तो इस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान है, बट आपको थोड़ा सा सावधानी से समझने की जरूरत है, क्योंकि टाइम नहीं है। मेन बात है कि टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए हमने एक सोचा कि एक रिवीजन क्लास रखते हैं ताकि जो भी ओवरव्यू कर सके, बर्ड्स व्यू देख लेते हैं इसको। अगला हम चैप्टर देखेंगे एवरेज का। अगला चैप्टर जो हमें देखना है वो है एवरेज का। एवरेज, एवरेज का मतलब औसत। जैसा कि पता है एवरेज का क्या होता है, टोटल नंबर का सम, जो भी टर्म्स आपके पास रहेंगे उसका सम, और बटे में कितने नंबर्स है। सपोज करो आपसे ये बोला जा रहा है कि 5, 10, 18, 20, 25, ये 5 संख्या दिया हुआ इनका आपको एवरेज निकालना। तो एवरेज कैसे निकालोगे, मैंने क्या होता है, एवरेज और सम बटे में नंबर। सम क्या हो जाएगा, 5 + 10 15, 15 + 18 33, 33 53 53 और 25 78 78 बटे में नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 78 अपॉन में 5 डिवाइड करेंगे इसको, तो 15.6 इसका एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से आपको एवरेज निकालना है। इसी में अगर हम देखें टोटल, कई बार हो जाता है कि एवरेज आपके पास दिया रहेगा, एवरेज और नंबर्स गिवन रहेगा, तो आपको पूछेगा कि सम क्या होगा या टोटल क्या होगा उन नंबर का। तो सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। इसी एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एवरेज कितना है, 15.6 और नंबर्स कितने हैं, 5 है टोटल। 15.6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा। देखो हमारा सम 78 था। तो यही है कि जब एवरेज, ये 3 टर्म्स हैं, एवरेज, सम और नंबर, इन 3 में से कोई भी 2 मिसिंग रहेगा, कोई भी 2 गिवन रहेगा और एक मिसिंग रहेगा। जो मिसिंग रहेगा वो आपको निकालना है फॉर्मूला का यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। नॉर्मल सिंपल से प्रिंसिपल जो भी दिया रहेगा, रेट, टाइम अपॉन में 100। इसी में एक ए अमाउंट मतलब मिश्र धन, जब मिश्र धन पूछे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमारा हो जाएगा। सीआई के केस, सीआई में 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, 2 साल एंड 3 इयर्स, 2 कंडीशन बनता है। 2 साल के सीआई के लिए हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 इंटू T, ठीक है, माइनस P। क्योंकि ये जो फॉर्मूला इस सीआई के कंडीशन में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 इंटू T। 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, टाइम यहाँ पे आता जाएगा।
उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा CI का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं विगत एग्जामों में। हो सकता है इससे ज्यादा भी 2 क्वेश्चन तो श्योर है कि इससे आएंगे। बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं अभी इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है आपको पता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस CP एंड सेलिंग प्राइस। तो कोई चीज खरीदेंगे और बेचेंगे, जब तक अगर खरीदेंगे नहीं बेचेंगे नहीं, जब तक तो प्रॉफिट लॉस होगा ही नहीं ना। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या होता है CP कॉस्ट प्राइस, सॉरी SP माइनस CP सेलिंग प्राइस माइनस, कि जो चीज हमने समझ लो हमने 100 रुपए का कोई चीज खरीदा, 100 रुपए का खरीदा और उसे 120 का बेच दिया, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस हमारा क्या होगा, लॉस मतलब हानि, कि हमने कोई चीज खरीदा और उससे कम का बेच दिया, तो जो हमने खरीदा उससे कम में बेच दिया, तो CP माइनस SP। सपोज हमने कि 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसे 80 का बेच दिया, तो भाई हम घर से ही तो दे रहे हैं, तो 20 रुपए हमारा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी ये सिंपल होगा। इसी को अगर हम परसेंटेज में देखें कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो जितने का हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज या कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस, कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि जो वैल्यू निकालना हो जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको बटे के नीचे रखेंगे और जो वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो उसको हम ऊपर रखेंगे। ऐसा ही लॉस में, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन में CP इंटू 100। ठीक है, इसमें एक टर्म मार्केट प्राइस या प्रिंट प्राइस भी होता है। मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस या प्रिंट प्राइस, हिंदी में बोले तो इसको अंकित मूल्य बोलते हैं। लाइक आपने देखा होगा कई बार हम दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ सामान वगैरह लाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे होता कि हमने देखा है मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो कोई सामान हो तो उस पर एक टैग सा लगा होता है, मान लो किसी सामान पर टैग लगा हुआ 1000 रुपये का, तो ये उसका प्रिंट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस या प्रिंट प्राइस जो भी अंकित मूल्य हो गया। अब इस पे क्या होता है, दुकान वाले कहते हैं भैया 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट देते, तो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर मिलेगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमें निकालना हो तो डिस्काउंट निकालना होगा, डिस्काउंट अगर हमें निकालना होगा तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस और जितने का हम बेचेंगे SP, ये हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो जो हमारा डिस्काउंट निकलेगा बटे में MP इंटू में 100। इस तरीके से हम ये निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टॉप 10 टॉपिक्स जो अर्थमेटिक के हैं वो आपसे आज डिस्कस किया जा रहा है, उसके कुछ फॉर्मूला डिस्कस किए जा रहे हैं। एक बार जरूर एग्जाम से पहले नजर मार के जरूर जाए, बहुत मदद मिलेगा इनसे आपको। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, देखो क्या होता है, स्पीड मतलब चाल, स्पीड बराबर जितना दूरी डिस्टेंस कवर करोगे आप और कितना टाइम लोगे उसी से स्पीड निकलेगी। मान लो मैं कहता हूं कि आप 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चला रहे हो, 20 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हो, यही स्पीड है। अब ये 3 टर्म्स आपके पास आ गए, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब इसी के अंदर मान लो आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस कवर करा, तो 1 घंटे में जितना दूरी आप तय करोगे और कितना टाइम चलोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। सपोज मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहे हो और 5 घंटे चल रहे हो, कितना दूरी तय करोगे, 20 इंटू 5 100। अब टाइम अगर निकालना हो कि कितना समय लोगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर करोगे और जिस स्पीड से करोगे। इसी एग्जांपल के अगर समझिए कि मान लो आपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा और 20 के स्पीड से करा, तो 20 इंटू 5, 5 घंटे आपको लगेंगे, 5 घंटे आ गए। तो ये बेसिक फॉर्मूला है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के। इसमें एक
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। देखो किलोमीटर पर आवर को सेकंड में चेंज कर, जब भी कभी सपोज करो कि आपको दे दिया कि ये 5 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5 × 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे ही अगर मीटर पर सेकंड को अपोजिट भी तो होगा, वाइस वर्सा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम मीटर पर, मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 5 × 18/5 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड वो आ जाएगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, टाइम एंड वर्क। इसमें जैसे ए किसी एक काम को x डेज में करता है, x दिनों में करता है, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में, 1 डे के अंदर वो जितना काम करेगा, तो एक काम को वो x दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। भाई टोटल जितना दिन लेगा वो करने में किसी काम को, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। ऐसे मान लो बी भी है, बी y दिन में करता है, तो b का एक दिन का कितना निकल जाएगा, 1/y। अब ये बोल दे कि दोनों मिलके a और b मिलके कितना करेगा, a और b मिलके कितने करेंगे, तो a और b मिलके एक दिन का काम कितना होगा, 1/x + 1/y। इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा वही हमारा उतने दिन का काम उनका ये हो जाएगा। इसी में एक टॉपिक आता है पाइप एंड सिस्टर्न, इसी से रिलेटेड है, पाइप एंड सिस्टर्न, टंकी वाला। इसमें कई बार होता है कि दोनों नल भरने वाले होते हैं, कई बार होता है कि एक नल भरने वाला है और एक नल खाली करने, तो खाली करने वाला निगेटिव ना, कोई चीज अगर कम हो रहा है तो निगेटिव, सिंपल सा आपको याद रखना, कोई भी चीज खाली हो रहा है, कोई भी चीज कम हो रहा है तो वो निगेटिव में रहेगा। तो एक अगर भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो इसमें इसका एफिशिएंसी क्या बनेगा, दोनों का एक दिन का या एक घंटे का काम क्या हो जाएगा कि 1/a - 1/b। अगर दोनों भरने वाला होगा तो 1/a + 1/b। दोनों पॉजिटिव, दोनों भरने वाला होगा तो पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएंगे। अगर एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला होगा तो निगेटिव। दोनों का मान लो सपोज को मैं ये कह रहा हूँ कि एक टैंक है एक टैप है जो 5 लीटर पानी भर रहा है और एक दूसरा टैप है जो 2 लीटर खाली कर रहा है, तो टोटल 1 घंटे में काम हो कितना रहा है भाई, 5 लीटर पानी भरा और 2 लीटर निकल गया, तो 3 लीटर ही तो है ना। 5 लीटर भरा हमने और 2 लीटर निकल गया, तो भरा कितना, 3 लीटर ही तो आया ना, काम तो 3 लीटर ही हुआ है ना। तो यही चीज जब अगर दो, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, दोनों का डिफरेंस में जो आएगा वो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम देखते हैं मेंसुरेशन। अगला लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, जो टॉप 10 टॉपिक हमने उठाए हैं उसके लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोले तो क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब जो शेप्स होते हैं ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स है, उनके एरिया, एक तो आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो कि उनके एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एंगल और साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रमिति इसमें हम पढ़ते हैं उनके एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम। अच्छा, इसमें इसके अंदर भी शेप्स होते हैं। मेंसुरेशन 2D शेप्स में जैसे आते हैं, स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, ट्रायंगल, त्रिभुज और सर्कल विथ 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन जिसमें 2 ही साइड्स हो। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, दोनों इक्वल होते हैं इसमें। रेक्टेंगल में भी लेंथ एंड ब्रेथ होते हैं। त्रिभुज के 3 साइड्स होते हैं, लेकिन तो इसमें भी एरिया इसका वॉल्यूम नहीं होता है, तो ये भी 2 डायमेंशनल है। सर्कल, इसका भी वॉल्यूम नहीं होता, पैरामीटर और एरिया होता है। तो जिसमें पैरामीटर और एरिया होगा वो 2 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल में एक टर्म्स बढ़ जाएगा, वॉल्यूम।
ठीक है, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि स्क्वायर का क्या होता है। स्क्वायर को हम देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या है इसके अंदर। स्क्वायर का अगर साइड, सपोज कि साइड इसका ए है, तो इसका जो पेरीमीटर, परिमाप, स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं। सपोज कि ये ए है, तो 4a इसका परिमाप, मतलब ये जो जितने ये साइड है ना इनका सम, तो 4a। एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, इसमें दोनों साइड इक्वल होते हैं तो इसीलिए एरिया इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में क्या होता है, देखिए रेक्टेंगल में दोनों लेंथ और ब्रेथ में अंतर होता है, सेम नहीं होते। ठीक है, सपोज ये एल है, ये बी है, ये भी एल, ये भी बी। हाँ, आमने सामने का साइड इक्वल होता है इसके अंदर, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दो लेंथ, मतलब अगर हम देखें तो एल प्लस एल और बी प्लस बी, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2l प्लस बी हो जाएगा, दो लंबाई और दो चौड़ाई। इसकी एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ट्राइंगल तीन साइड ए बी सी, तीनों साइड इक्वल भी हो सकते हैं। वो ट्राइंगल के टाइप्स हो जाएंगे, वो कभी डिटेल से बताएंगे जब टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा आपको, कि ए बी सी तीन साइड्स हो गए, वो इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, दो भी सेम हो सकते हैं, वो उनके टाइप्स में डिस्कस करेंगे। ये इनके साइड्स होंगे और ये इनका हाइट होता है। ठीक है, ये बेस हो गया। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सर्कल सर्कल का ये रेडियस होता है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये पूरा जब मिला देंगे तो ये इसका डायमीटर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये इसका पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना, गोल चीज है, इसमें पेरीमीटर ना बोल के इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें जो दोनों पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 का यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 यूज करने के लिए स्पेसिफाई किया हुआ तो ये यूज करेंगे, अदरवाइज हम मोस्टली यही 22/7 यूज करते हैं। अब हम कुछ 3D शेप्स देखते हैं, जैसे कि क्यूब। ठीक है, क्यूब में क्या होगा, वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब के जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल, क्यूब के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं बनाऊं आपको यहाँ पे तो थोड़ा सा इस टाइप से कुछ होता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, उसको थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हो। ये इस टाइप से क्यूब बन जाएंगे। ठीक है, इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक ही क्यूब, जो उसका साइड होगा उसका क्यूब। ठीक है, स्क्वायर में क्या था, एरिया स्क्वायर था, इसमें वॉल्यूम है तो इसमें क्यूब होएगा। ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब ये घन हो गया, क्यूब मतलब घन। इसका एरिया पृष्ठ, सरफेस एरिया होता है इसका, क्यूब का सरफेस एरिया। क्योंकि एक एरिया का L इंटू एल स्क्वायर होगा, तो 6 सरफेस होते हैं तो 6l स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो 6l स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूबॉइड हम घनाभ को बोलते हैं। ये इसका थोड़ा रेक्टेंगल का बड़ा भाई बोल सकते हो आप। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक ये लेंथ हो गया, एक इसका ब्रेथ हो जाएगा और एक इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोन। कोन कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है। कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया है पीछे, 22/7, हाइट ये और रेडियस ये। ठीक है,
इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हो जाएगा पाई आर एल, आर तो आपका ये हो गया, एल इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल मतलब स्लैंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई है उसको, पाई आर एल। हो सकता है कई बार आपको एल की वैल्यू ना दी हो, तो एल की वैल्यू जब नहीं दी होगी तो ये जो 90 देखो रेक्टेंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एल की वैल्यू जब आपको निकालना हो ना तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इससे आपके अगर एल नहीं दिया, रेडियस और हाइट अगर दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप स्लैंट हाइट यानी एल निकाल सकते हो और फिर सीएसए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका एक टोटल सरफेस एरिया टीएसए भी होता है कोन का, टीएसए आपका हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर बोले तो बेलन, कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है, मैं कोशिश करता हूँ आप डायग्राम से थोड़ा आसानी से समझ पाए कि किस टाइप का शेप होता है। ये इसका हाइट हो जाएगा, ये इसका आर हो जाएगा, ठीक है। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, आर रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। इसके अंदर सरफेस एरिया इसका जो होगा, टोटल सरफेस एरिया टीएस से, ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताइए, देखो ये सर्कल ही तो है, सर्कल का क्या होता है पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसमें देखो दो सर्कल की वैल्यू आ गई, दो सर्कल के 2 पाई और ये एच वाली टर्म आ गई, ठीक है। इसमें एक सीएसए होता है, सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ये तीन फॉर्मूला होते हैं 3D वाले शेप में, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट हमारा जो 3D शेप्स है वो है स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, कुछ इस टाइप का शेप बनेगा इसका, इस टाइप से कुछ शेप बनता है, ठीक है। ये इसका रेडियस और ये इसका हाइट, इसमें ये इसका रेडियस, ये इसका हाइट, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी हाइट नहीं, इसको रेडियस ही होगा क्योंकि ये रेडियस ही होगा, इसमें सारे टर्म्स रेडियस ही होंगे, गोला है ना, रेडियस ही होगा, हाइट नहीं रेडियस होगा। 4/3 पाई आर क्यूब। इसका सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक बार इन सभी फॉर्मूला को, सभी टॉपिक को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लो, ताकि बहुत मदद मिलेगा आपको इनसे, मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें करने में। डिटेल में हम इन सारे चैप्टर्स को देखेंगे, अभी टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता पाया आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ अच्छी